Hi and welcome to Deep Learning from Scratch and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel. Previously सेशन तक हमने डीप लर्निंग के अंदर सुपरवाइज लर्निंग इसी तरह से हमने अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले हमने सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के हवाले से जाना, फिर हमने बोल्ट्जमैन मशीन और रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन के हवाले से बात की और फिर ऑटो इनकोडर्स के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं। इस सेशन से हम गैन यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि हम गैन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। यानी फर्स्ट सेशन यानी इस सेशन के अंदर हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन के बाद स्टैट्स को डिस्कस करेंगे जो कि गैन के बिहाइंड मौजूद है। नेक्स्ट सेशन पे उसके बाद फिर हम बात करेंगे उसकी ट्रेनिंग के हवाले से, ठीक है, यानी उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और उसकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है। एंड देन थर्ड सेशन के अंदर हम जानेंगे कि उसके बिहाइंड क्या मैथ्स मौजूद है और साथ ही साथ हम उसके डिफरेंट एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे जो इस वक्त रिसर्च के तौर पर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर इन तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्लाइड और कोड सेशन जो है वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप गूगल पे भी फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फहद हुसैन CS blogspot.com पर आकर इन चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। गैन की बेसिक डेफिनेशन की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द विकीपीडिया, A generative adversarial network is a class of the machine learning framework invented by Ian Goodfellow and his colleague in 2014। तो 2014 के अंदर इसे इन्वेंट किया गया और इसमें जो वर्किंग है वो 2 न्यूरल्स नेटवर्क के कॉन्टेस्ट की है जो कि गेम थ्योरी से बेस करता है, ठीक है। जब हम इसके मैथ्स के हवाले से डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे कि ज़ीरो सम गेम की क्या थ्योरी है और वो किस तरह से इसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इस वक्त बिल्कुल फ्रॉम इनिशिएटिव लेवल से समझाने के अतबार से मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि गैन को इस्तेमाल करने की सबसे बेसिक वजह ये है कि इसके ज़रिए से हम फ़ेक इमेजेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फ़ेक इमेजेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 2 बेसिक कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं जो कि G और D से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपकमिंग डेज़ में यानी सेशंस पे जानेंगे, लेकिन इस सेशन पर हम सिर्फ ये समझते हैं कि गैन एक मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है जिसका बेसिक पर्पस जो है वो कंप्यूटर विजन से अटैच्ड होता है और ये ज़्यादातर एप्लीकेशन के अंदर फ़ेक इमेजेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके बेसिक स्टैटिस्ट को जाना चाहेंगे यानी प्रोबेबिलिटीज़ और उसके डिफरेंट टाइप्स को जो कि इसके अंदर मौजूद है, ताकि नेक्स्ट सेशन पे जब हम इसके हवाले से बात करें इसके आर्किटेक्चर को या स्ट्रक्चर को तो वहाँ पर हमें ये बात समझना हमारे लिए और भी मज़ीद आसान हो जाए। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की। मुमकिन है कि आपने हाई लेवल स्कूल में प्रोबेबिलिटी के हवाले से पहले से पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें नहीं भी आती हैं तो इस सेशन के लास्ट तक आप वो तमाम चीज़ें जान जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू अकर, यानी कितने चांसेस हैं किसी इवेंट के अकर होने के, ये उस ऑब्जेक्ट की या उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल की बात करूं तो चांसेस ऑफ रेन के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि कितने % चांस है कि आज बारिश हो, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई लॉटरी विन करने के कितने चांसेस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरह से 2 टीम्स के दरमियान अगर मैच है तो टीम A के जितने के चांसेस क्या हैं और B के चांसेस क्या हैं, ये उन टीम्स के इवेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो होपफुली प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल। लेकिन आप क्या एग्जांपल समझते हैं कमेंट पे मुझे ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी को राइट करने का तरीका क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली हम % के फॉर्म पे भी लिखते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक तरीका है वो नंबर्स डेसिमल पॉइंट नंबर्स में है जो 0 से 1 के दरमियान होता है। यानी अगर 0.1 लिखा जाता है विच मीन 10%, 0.9 लिखा जाएगा तो 90% और सिर्फ 1 लिखा जाएगा तो 100% है। इसी तरह से जब हम बिल्कुल ही श्योर होते हैं इस बात के कि ये इवेंट हैपन नहीं हो सकता तो हम 0% या 0 से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से जब हम श्योर नहीं होते हैं किसी भी इवेंट के हवाले से कि कितने % चांस है कि ये हो सकेगा तो हम वहाँ पर 50% रेशो रखते हैं, जिसको हम हाफ या फिर 0.5 विच मीन 0.5 या फिर इसी तरह 50% से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी को शो करने का या रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड तरीका है। अब बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट के हवाले से हम बात करूँ तो
इवेंट की डेफिनेशन पहले हम समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। इवेंट इन सिंपल वर्ड किसी भी आउटकम को या फिर कलेक्शन ऑफ द आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल उसकी बेसिक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट की। जैसे एज अ नेम सजेस्ट, डिपेंडेंट से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं, दो आउटकम्स हैं जो पहले वाले पर बेस करता है, यानी पहला इवेंट जो है वो दूसरे वाले पे या दूसरा वाला पहले वाले पर बेस करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बोथ इवेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट है। और इसी तरह अगर मैं इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो पहला इवेंट के जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आने वाली हैं वो दूसरे पर बेस नहीं करती। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझते हैं इंडिपेंडेंट को। अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं, ठीक है, तो हेड या टेल जो भी उसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास, तो इसी तरह से हमारे पास डाइस मौजूद है, हम उसे रोल करते हैं और उसमें भी कोई भी रिजल्ट आता है 1 to 6 के दरमियान। तो आप इन दोनों को अगर देखें तो इन दोनों में कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं या इसी तरह डाइस को रोल कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, दोनों के इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इवेंट्स आपस में एक दूसरे पर बेस नहीं कर रही हैं, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट इवेंट कह रहे हैं। तो इनकी एग्जांपल मज़ीद एक बेहतर तरीके से मैं समझाता हूं ताकि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का और भी बेहतर तरीके से पता चल जाए। एक एग्जांपल समझते हैं। तो एक एग्जांपल में बताया जा रहा है प्रॉब्लम्स में कि यूजिंग अ बैग ऑफ मार्बल ऑन द लेफ्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुलिंग अ ब्लैक मार्बल 2 times इन अ रो। यानी हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक बैग मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें इस बैग के मुताबिक हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है पुलिंग अ ब्लैक मार्बल 2 times इन अ रो, यानी वो क्या चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 मार्बल मैं इसमें से निकालूं इन अ रॉ, ठीक है। तो इस चीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट इवेंट भी है और डिपेंडेंट इवेंट भी है, ठीक है। तो मैं ब्लैक के रिस्पेक्ट से आपको समझा रहा हूँ, वाइट के रिस्पेक्ट से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वाइट के रिस्पेक्ट से इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन पहले समझते हैं। देखो मार्बल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्बल है हमारे पास। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ से मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास उस पर रिस्पेक्ट से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक विद रिस्पेक्ट टू द ब्लैक मालूम करनी है, क्योंकि हमें ब्लैक की प्रोबेबिलिटी चाहिए और जितने ब्लैक मौजूद हैं उसके रिस्पेक्ट से। तो अगर मैं बात करूं व्हेन यू पुट फर्स्ट मार्बल बैक, ठीक है, हमने 2 मार्बल इन अ रॉ निकाले थे, ठीक है, और अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लैक मार्बल से मैं ब्लैक ही निकाल पाऊँ, तो हमने जो पहला मार्बल निकाला था वो दूसरे वाले मार्बल पे बेस नहीं करता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे बेस नहीं करता। तो इस वक्त 2 मार्बल निकाले गए, ठीक है, कितने के दरमियान, 10 के दरमियान, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 2 डिवाइड बाई 10 पहले के लिए। फिर इसी तरह दूसरे मार्बल के लिए बात करूंगा तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी वही बनेगी, 2 डिवाइड बाई 10। तो इस रिस्पेक्ट से हमने इसको लोअर वैल्यू में कन्वर्ट की और उसके बाद जो एट लास्ट वैल्यू आएगी वो 1 डिवाइड बाई 25, जिसको डिवाइड करने के बाद जिसकी वैल्यू आएगी 0.04। ओके, सिमिलरली अब मैं बात करता हूँ डिपेंडेंट की, यानी फर्स्ट मार्बल हमारा जो था वो सेकंड पर बेस करेगा। तो 2 मार्बल्स हैं 10 में से, तो हमने फर्स्ट इवेंट को ले लिया। लेकिन पहले मार्बल को जब हम क्या कर रहे हैं, कीप कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट हमारे पास बैग में मौजूद है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से। तो जो मार्बल आपने कीप किया है, अब रेस्ट ऑफ द मार्बल हमारे पास कितने बच गए, 9 बच गए, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट से 2 मार्बल्स को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइड बाई 9 से, जो कि डिपेंडेंट इवेंट के बेस पर काम करेगा। लिहाजा हम इसको लोअर वैल्यू में लेकर जाएंगे, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 5 और इसी तरह 1 डिवाइड बाई 9 वैसे ही रहा, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 45। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02, ठीक है। तो 0.02 इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो 0.04 इसकी वैल्यू आई है और 0.02 इसकी वैल्यू आई है। तो ये मैंने ब्लैक के रिस्पेक्ट से आपको इवेंट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इवेंट के दरमियान डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल करवा दिया। अब इसी चीज़ को आप चेंज करेंगे ब्लैक से वाइट में, ठीक है। तो मैं यहाँ शॉर्टली यहाँ W लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इस W की ब्लैक की जगह भी W आ जाएगा। यानी जिस तरह से आप ब्लैक मार्बल निकाल रहे थे, अब आपको यहाँ से वाइट मार्बल निकालना है और उस बेस पर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बेस पर आउटपुट मुझे बताना है कमेंट पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो यकीनी तौर पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के दरमियान आपको बेसिक डिफरेंस और साथ ही साथ उसकी वर्किंग भी समझ में आ जाएगी।
अब बात करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी की। एज अ नेम सजेस्ट हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि दो इवेंट्स एक साथ यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। डेफिनेशन से समझते हैं, ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी is a statistical measures that calculates the likelihood of two event occurring together and at the same time at point। यानी सेम टाइम सेम पॉइंट पर एक इवेंट, दोनों इवेंट का एक साथ अकर होना जॉइंट प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। मजीद आगे बताया जाता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वाई अकरिंग एट द सेम टाइम इवेंट एक्स अकर। यानी वाई जिस वक्त अकर हो रहा है बिल्कुल उसी टाइम पर एक्स भी अकर होता है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब बात करते हैं कि इसे रिप्रेजेंट किस किस तरह से किया जाता है। तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई। इसी तरह उसकी जगह एंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल समझेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात समझ में आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है दी प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड इज अ 4 एंड रेड, ठीक है। 4 की प्रोबेबिलिटी मालूम करना है गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द रेड। तो जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं ताश, उसमें 52 ताश मौजूद हैं, उसमें हमें रेड कार्ड्स को फाइंड करना है। दे आर 2 रेड्स 4s इन अ डेक, ठीक है। 2 4 रेड्स होंगे और साथ ही साथ कहा जा रहा है 4 हार्ट्स एंड 4 डायमंड्स, ठीक है। इसको समझते हैं ग्राफिकली यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो अभी हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देखी और उसके बाद जाना कि हम उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं एंड और इसी तरह से इंटरसेक्शन के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी दो चीज़ों के एक साथ अगर होने से है तो नंबर ऑफ द कार्ड्स दैट आर रेड एंड एज, ठीक है। वो कार्ड लाल भी होना चाहिए और एज भी होना चाहिए। तो इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो जो रेड है यहाँ पर नंबर 2, वो साथ ही साथ यहाँ पर एज भी है और रेड भी है, तो दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं। और जब मैं इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ दी मुझे कार्ड्स का पता होना चाहिए, तो 52 है। तो इस रिस्पेक्ट से 2 डिवाइड बाय 52 की वैल्यूज़ बन जाएगी 0.03, ठीक है। तो ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई जो रेड कार्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एज को रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली हम अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक डेफिनेशन इसकी समझने की ये है कि एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो एक इवेंट को रिप्रेजेंट करती है गिवन दैट अनदर इवेंट हैज़ अकर्ड। यानी जो दूसरा इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका हो, पहले वाले का ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। लिखने का तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ठीक है। यानी बी हमें गिवन होगा, उसके ज़रिए से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करेंगे, तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड किस तरह से होता है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अभी हमने देखा जॉइंट प्रोबेबिलिटी जिसको हम एंड, इंटरसेक्शन या मल्टीप्लाई ए बी एक साथ लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, जैसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गिवन दैट को जो शो करता है। सो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ अकर्ड, ठीक है। ये शो कर रहा है कि बी अकर्ड हो चुका है, और इसी चीज़ को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा बी से ए में, तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी गिवन है और ए हैज़ अकर्ड हो चुका है, और यहाँ पर कन्वर्ट करके भी उसे दिखाया जा रहा है। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि ए एंड बी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी के दरमियान, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह मार्जिनल और सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, और इसी तरह मार्जिनल और सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला हमने समझ लिया। एक क्वेश्चन करेंगे तो बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी हमें। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ए मैथ टीचर गेव हर 2 टेस्ट, ठीक है ना। 2 टेस्ट दिया टीचर ने, 25% ऑफ द क्लास पास्ड बोथ टेस्ट, ठीक है। तो 25% ने दोनों टेस्ट को क्या किया है, क्लियर किया है, एंड 42% ऑफ द क्लास पास द फर्स्ट टेस्ट ओनली। व्हाट परसेंट ऑफ दोज हु पास द फर्स्ट टेस्ट एंड ऑल्सो पास द सेकेंड टेस्ट। यानी हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उन स्टूडेंट्स की या उन पास होने वाले स्टूडेंट की जो पहले और दूसरे दोनों में पास हो चुके हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है, सेकंड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमें कंडीशनल बेस। तो फार्मूला हो गया जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, और अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड देखा कि 25% ऑफ द क्लास पास बोथ टेस्ट, तो 25 को प्रोबेबिलिटी फॉर्म पे 0.25 लिखेंगे। 42% क्या है, क्लास दैट पास द फर्स्ट टेस्ट ओनली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ये रहा यहाँ पर 42, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में लिखा, उस रिस्पेक्ट से हमें 0.60 यानी 0.660 मिला, और हम इसे परसेंट में लिखेंगे तो 60, यानी 60% वो स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट दोनों क्लियर कर लिए हैं।
इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पर एक थ्योरम ड्राइव किया गया है जिसको हम बेस थ्योरम कहते हैं। तो बेस थ्योरम नेम्ड आफ्टर 18th century ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए इन्वेंट किया गया। द थ्योरम प्रोवाइड्स अ वे टू रिवाइज एग्जिस्टिंग प्रेडिक्शंस और थ्योरीज गिवन न्यू एंड एडिशनल एविडेंस। लेट्स A and B टू इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेस थ्योरम ने इस चीज़ को और भी क्लियरिफाई किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर वैल्यू कभी जीरो नहीं आ सकती। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज़ बिल्कुल वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो बेस अभी हमने प्रीवियसली स्लाइड पे भी देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B, हमें B गिवन होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और A और B के दरमियान जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी। So the idea, if we are given that the event B occurred, that relevant sample space is reduced to B, probability of B equal to 1 because we know B is true, and the conditional probability become a probability measures on B. सो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ या स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट थे जो गैन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैंने उसको बिल्कुल तफसीलन आपको बताया कि एक सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और बेस थ्योरम क्या है। क्योंकि इसके चीज़ों को समझने की वजह से हम बहुत आसानी के साथ गैन के जनरेटर के अंदर या फिर डिस्क्रिमिनेटर के अंदर इस्तेमाल होने वाले प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी, समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कमेंट पे पूछो, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू वेरी मच।